नमस्कार दोस्तों। जो लेटेस्ट आपने देखा, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, दो कंट्रीज, पाकिस्तान जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं और बांग्लादेश वो ईस्ट पाकिस्तान बनने की राह पर चल रहा है। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आइए हम 1971 की गलतियों को भूल जाते हैं और दोबारा से रीयूनिफाई कर लेते हैं। और आपको हैरानी होगी, जो पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को 2 टके के कंट्री बोलते थे, ये 2 टके वाले लोग, ये हमारा मुकाबला क्या करेंगे, और एक दूसरे को गालियां निकालते थे। आपको याद होगा, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश गई थी क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान की टीम जब मैच जीत गई, टूर्नामेंट जीत गई, तो बांग्लादेश के जो इनका क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ट्रॉफी भी देना पसंद नहीं किया। ये बोल दिया पाकिस्तान की टीम को कि जो जिस बंदे ने आपको ट्रॉफी पकड़ानी थी वो आया नहीं है, हम पार्सल कर देंगे आपके कंट्री में आपकी ट्रॉफी, आप फ्लाइट पकड़िए और वापस जाइए। इतनी दुश्मनी होते हुए उसके बाद आज ये बोल रहे हैं कि देखिए हम दोनों मिलकर भारत के ऊपर फतेह हासिल कर लेंगे। और इसको सपोर्ट कर रहा है एक कंट्री जिसके बारे में उमेश जी आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि हो क्या रहा है हमारे बैकयार्ड में, और ये कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए और इस पूरे एरिया के लिए। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? सर, इनको इकट्ठा किया जा रहा है और मैंने हमेशा बोला है कि अगर जो आपने बोला है ये अजूबा है, तो ये अजूबा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व है इसमें। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स तो है, चाइना भी है, बट जो कंट्री सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो टर्की है। उसके बाद कतर भी है। ठीक है, ये सब कंट्रीज मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत को घेर रहे हैं। सर, ये तो गजवाए हिंद का बात डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि आपको वेस्ट और ईस्ट से दोनों जगह से आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। टर्की की कंपनी है, वो पाकिस्तान में एक फैसिलिटी बना रही है जिसके अंदर वो 155 आर्टिलरी शेल्स बनाने वाले हैं। सर, ये आर्टिलरी शेल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है कोई भी वॉर में। आपको मालूम है अभी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसके अंदर रशिया ने नहीं, यूक्रेन ने बहुत सारे शेल्स 155 शेल्स पाकिस्तान से मंगाए थे। उसको परचेज किया, उसको पाकिस्तान को ऑर्डर दिया था अमेरिकन कंपनी ने, तो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस करके उनको दिया और वो कंसाइनमेंट ये गया था यूक्रेन। ठीक है, अब उसी शेल्स को बनाने के लिए टर्की पाकिस्तान में एक प्लांट डाल रहा है जिसके कारण मेरे ख्याल से एक साल में 1,20,000 155 आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और आपको मालूम है हमारे देश के जब सुपरस्टार है आमिर खान, उनको भी लग रहा था कि उनकी बीवी सेफ रहेगी टर्की में, तो उन्होंने टर्किश जो एर्दोगान की वाइफ है, द फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की, उनसे मिलके भी आए थे। ठीक है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ ये क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें एक एंगल इंडिया का भी है। और चलिए बात आती है अभी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर आपको मालूम है थोड़े दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर पे बलात्कार जो ड्रोन्स है टर्की के, जो यूक्रेन युद्ध में बहुत इफेक्टिव साबित हुए थे यूक्रेन के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ध्वस्त कर दिया था रशियन टैंक, उसको डिप्लॉय किया। बात अलग है कि भारत ने जब हिरॉन ड्रोन जब तैयार किया तो तब उसने टर्की ड्रोन वापस ले लिया बांग्लादेश ने। अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश टर्की से 26 टैंक्स, लाइट वेट टैंक, वो इंपोर्ट करने वाला है। तो सर, आप खुद ही समझ लीजिए, टर्की इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, वो एक आपको ये भी मालूम होगा, एर्दोगान वो बनना चाहता है ग्लोबल खलीफा, मुसलमान देश का खलीफा बनना चाहता है। और आपको याद है कि जो टर्की में एक फेमस चर्च था, उसको उसने चेंज कर दिया था मॉस्क में। मेरे को याद नहीं हो रहा है नाम, बट जैसे आएगा तो बता दूंगा। तो आपको ये मालूम है कि टर्की सबसे बड़ा, जो इसके अंदर जो ब्रेन है पूरा टर्की का है। और और सर, एक चीज है, यूनेस जब अभी सीओपी समिट में मिलने गए थे, अजरबैजान में हुआ था बाकू में, सीओपी 29 कॉप समिट 29 में मिलने गए थे, तब टर्की ने यूनेस्को
बोला भी था कि आप टर्की आइए, वी विल सीमेंट द टाइम। और टर्की ने पिछले 3-4 साल से बांग्लादेश में अपना इंटरेस्ट जगाया है। सर ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये सब चीजें बहुत दिनों से चल रही थी, ठीक है। वहाँ की सरकार के साथ एंगेजमेंट भी किया, वहाँ के सेपरेटिस्ट को पैसा भी दिया, सरकार को ओवरथ्रो करवाया, और अब जाके सीआईए ने अपना एक स्टूज बैठा दिया उधर, जिसको भारत अभी तक, भारत को तो मेरे हिसाब से तो बोल देना चाहिए मोहम्मद यूनुस को कि वी डोंट स्पीक टू स्टूजेस, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द ऑफ बांग्लादेश, ये बोलना बहुत जरूरी है। सर मेरा आप मैंने हमेशा बोला है कि टर्की इज द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। अब आते हैं कि टर्की के बारे में और भी चीजें हैं, ये हैं कि उसके पास एक थ्राइविंग डिफेंस इंडस्ट्री भी है। टर्की की इकोनॉमी खराब है, तो टर्की क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मेंटिंग ट्रबल्स एल्सवेयर। उसका ऑलरेडी वो टर्की आर्मीनिया और अजरबैजान को आर्म्स बेच रहा है, ठीक है। टर्की स्पेंडिंग आर्म्स इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जब आपने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को कर रहा है, वैसे ही भारत जैसे आर्म्स बेच रहा है आर्मीनिया को। तो एक तरह से क्लियरली ग्लोबली एक तरह से डिफेंस रेस चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड टर्की टू डोमिनेट द ग्लोबल आर्म्स मार्केट एज वेल। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जब शेख हसीना थी, शी साइंड अ ड्राफ्ट टू इंपोर्ट $500 million ऑफ आर्म्स फ्रॉम इंडिया। सर ये एग्रीमेंट उन्होंने मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में ही साइन किया था। दिस इज वन ऑफ द अनदर रीजन कि टर्की ने और चाइना ने मिलके सर सेपरेटिस्ट को पैसा दिया। उमेश जी, इतना बड़ा प्लान था, तो सीधा क्वेश्चन कई बार हमने पहले भी चीज़ों को कवर किया है। भारत में कई लोग बोलते हैं कि मोदी जी की जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या वो सो रही थी? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि टर्की इतना बड़ा खेल हमारे साथ खेल रहा है कि वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा करने की बातें बोल रहे हैं, और हम शेख हसीना के पीछे लगे रहे, दो दो बार उसको बुला लिया 15 दिन के गैप। सर आपकी बात सही है, आप जो बोल रहे हो मैं बात मान गया आपकी, बट ये एक तरह से डिफेंस इंटेलिजेंस फेलियर भी है, तो फॉरेन पॉलिसी की एक शॉर्टकमिंग भी है कि आपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल टू मच शेख हसीना के ऊपर लगा दिया था। आपको बात करनी थी उधर खालिदा जिया से, आपको पैरिटी रखना था। मालूम है कि खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान है, पर वो प्रो बांग्लादेश ज्यादा है। अगर खालिदा जिया को लगता है कि भारत के इन्वॉल्वमेंट से उसकी इकोनॉमी सुधरेगी, तो वो भी प्रो इंडिया हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है तालिबान, जिसको समझा जाता था कि इट इज प्रो पाकिस्तान, आज वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुका है और प्रो इंडिया हो गया है। तो सर ये तो दिस इज द विक्ट्री ऑफ इंडिया डिप्लोमेसी। जहाँ पे तालिबान के साथ हमने डिप्लोमेसी सही तरीके से की, बांग्लादेश में हम चूक गए सर, हमको एडमिट करना चाहिए। सर एक चीज बताइए, अभी देखा कि तुर्की लगा हुआ है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठे करना है, लेकिन पाकिस्तान कहीं और ही बैठा है। हमने देखा कि इनका आईएसए चीफ कहीं और बैठा हुआ था, और वहां पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र वो रचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सिनिस्टर प्लान है, क्या ये भारत के फेवर में है? देखिए सर, वो बैठे हैं तजाकिस्तान में, ठीक है। तजाकिस्तान का बॉर्डर शहर होता है वखान कॉरिडोर में। अब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान फोर्सेस तजाकिस्तान के साथ मिलकर तहरीक तालिबान के साथ एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करे और वखान कॉरिडोर को वो हथियाना चाहते हैं। जिसके कारण जो चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है अफगानिस्तान में सीपेक के बदले और बीआरआई के प्रोजेक्ट में जो हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए वो वखान कॉरिडोर को वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसके ऊपर कब्जा कर सके। प्लान है सर, अच्छा प्लान है, पर आपको मालूम है कि चाइना की अगर ये चीज हो जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का ही होगा। क्योंकि पाकिस्तान क्या करेगा, बाद में आर्म ट्विस्ट करेगा चाइना कि आपको हमको सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर मिसाइल देनी पड़ेगी ताकि हम भारत पे हमला कर सके। तो ये सब सर पाकिस्तान कंडीशन रखने लग जाएगा चाइना के साथ। आपने देखा ही है कि वो रख रहा है। सर इसलिए बोल रहा हूं, ये पॉइंट को डिस्कस करना बड़ा जरूरी था कि जो पाकिस्तान है उसके प्लान्स बहुत ही सिनिस्टर प्लान्स हैं। उसने किसी के भी हित की बात नहीं सोचनी। बेशक चाइना के साथ इतनी ऊंची और गहरी इनकी दोस्ती है, आज वो चाइना की ही वाट लगाता हुआ दिखाई देता है। ग्वादर के लिए भी बोल दिया
कि हमें आप अगर मिसाइल देंगे तो ही हम आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने देंगे या आपके नाम पे भी कर देंगे, हमारे कौन सा बाप की कंट्री है। तो ये तो हो गया पाकिस्तान का हाल, और बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे चल रहा है। ये सभी तीनों कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, तीनों एक ही बीन बजाती हुई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर इतना क्लियर प्लान है, तुर्की के सामने आता क्यों नहीं सर? इतना पीछे बैठकर ये सारा काम क्यों कर रहा है? सर तुर्की को चाहिए, वो चाहता है कि ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स में उसकी एंट्री हो जाए, और ब्रिक्स में उसको इंडिया की अप्रूवल जरूरत है। अभी उसने कश्मीर का जो मुद्दा है वो उसने उठाना बंद कर दिया है यूनाइटेड नेशन पे, जिसको वो हमेशा उठाता रहता था। ठीक है। और टर्की को मालूम है कि भारत के साथ डायरेक्ट पंगा लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत आर्म सप्लाई कर रहा है आर्मीनिया को। भारत और ग्रीस के बीच में ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक ट्राइस इंप्रूव हो रहे हैं। सर ग्रीस और टर्की के बीच में, और ग्रीस और साइप्रस और टर्की के बीच में ऑलरेडी एक लैंड टेजल चल ही रहा है उधर मेडिटेरियन में। तो भारत वहां पे भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो टर्की को मालूम है कि भारत से डायरेक्ट पंगा लेने से मतलब नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, बांग्लादेश को वो लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि भारत को कंटेन करा जा सकता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। दे वांट टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस एंड द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। दिस इज द रीजन टर्की इज नाउ आर्मिंग बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो फिर भारत के लिए अब आगे डायरेक्शन कौन सी है? कौन सा रास्ता रह गया है हमारे लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी, और इस सारे प्लान्स को नाकामयाब करने के लिए भी? सब देखिए सर, प्लान जैसे अगर हम मेडिटेरियन में साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया के साथ हम अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके अगेंस्ट होगा नहीं। ठीक है। अब सबसे पहले बात है कि ये जो सरकार है बांग्लादेश को, इसको डीलेजिटिमाइज करना जरूरी है। इसको बना उसको भारतीय सरकार को बोलना चाहिए कि हम एक सीआईए पपेट को, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द सीआईए पपेट इन बांग्लादेश एनीमोर। सबसे पहले तो वहां पे इलेक्शन कराइए, फिर बात करेंगे। वी आर ओनली कंसर्न, वी विल ओनली टॉक ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ओनली फॉर द इंटरेस्ट फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। सेकेंड, जो बांग्लादेश में हिंदू प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसको यूनाइटेड नेशंस में लेके जाना चाहिए। एक इंटरनेशनल, सब जगह भारत के भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर को, उनको सारी कंट्रीज में जाके बोलना चाहिए कि उसके खिलाफ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। आई एम वेरी मच सरप्राइज सर, अभी तक ये हुआ क्यों नहीं। सर आज तो जो हमारे उसकी हियरिंग थी 2 जनवरी को, उसके ऊपर भी कुछ वहां पर उन्होंने बेल प्ली को, जो हमारे इस्कॉन के चीफ थे, उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्या इसके ऊपर कोई लिब्रांडो या पूरा वर्ल्ड का मीडिया अब सुनाई बोलेगा, या सुनाएंगे कोई यूनेस्को कि भाई आप एक ह्यूमन राइट्स है उसको भी एक सुनवाई का, वो भी आप डिनाई कर रहे हैं? सबसे पहले तो भारत को बोलना चाहिए जो इसको नोबेल प्राइज मिला है उसको वापस ले लिया जाए। भारत को तो जो ये मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज उससे वापस छीन लेना चाहिए। भारत को ये डिमांड फर्स्ट करनी चाहिए, क्योंकि नोबेल कैसा कुछ काम किया ही नहीं। ही हैज बीन अ रूथलेस डिक्टेटर। ठीक है। जो काम समझ लीजिए इदी आमिर करता था उगांडा में, वैसा ही ये काम कर रहा है। एक सर ये ही इज एन ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर। वो बांग्लादेश में अभी का इलेक्शन भी होने नहीं दे रहा है। उसने वोटिंग एज कम कर दी 17 ईयर्स की। ऐसा बात कर रहा है कि ही इज टॉकिंग अबाउट डीलेजिटिमाइजिंग शेख हसीना पार्टी, अवामी लीग एंड द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और वो उधर अपनी एक नया स्टूडेंट पार्टी बना रहा है, जातीय नागरिक कमेटी ऐसा करके कुछ बना रहा है। ठीक है। और ये एक तरह से बांग्लादेश के अंदर तालिबानाइजेशन कर रहा है। जो तालिबान ने किया था 1996 में अफगानिस्तान में, द सिमिलर थिंग बांग्लादेश में हो रहा है। वहां पे अब जो भी आप देख लीजिए उसके एडवाइजर है सारे स्टूडेंट लीडर्स है। और ये स्टूडेंट लीडर्स को कुछ भी नहीं आता है सर, उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी नहीं आता। कैसे उन लोगों को बांग्लादेश के इंटरेस्ट के बारे में भी नहीं सोच रहे। उनकी इकोनॉमी ड्विंडल हो रही है, उनके बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, और वहां पे जॉब जा रहा है, उनको उससे कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारत सरकार को ऑफेंसिव में आना जरूरी है, और इसके फर्स्ट तो फर्स्ट इस लीडर को डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, डी लेजिटिमाइज कर दीजिए। आप बोलिए हम बात ही नहीं करना चाहते, वी विल स्पीक टू द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, वी विल स्पीक टू द आर्मी ऑफ बांग्लादेश, बट वी विल नॉट स्पीक टू दिस यूनिस। जब तक भारत ये क्लियर स्टैंड नहीं लेता है तब तक आप सिर्फ सुनते रहेंगे इसकी अपसर्ड दिमाग।
सबसे सेकंड, आप नोबेल पीस प्राइज जो एजेंसी है जो ये प्राइज देती है, उनको बोलिए इससे इससे ये सम्मान वापस ले लिया जाए। वो जरूरी है सर, ये सब प्यूनिटिव एक्शंस लेना जरूरी है। भारतीय सरकार क्यों नहीं कर रही मुझे समझ में नहीं आता। आप अपनी आर्मी नहीं भेज रहे हो, चलिए, ठीक है सर, आप अपनी आर्मी नहीं भेज रहे हो, ठीक है, पर एटलीस्ट ये सब काम तो कर ही सकते हो। जयशंकर साहब गए थे ना अभी अमेरिका, वहां पे बात तो कर ही सकते थे बैकफुट में लाने के लिए। सर हो सकता है क्योंकि ट्रम्प की टीम को मिले हैं, हो सकता है बात होगी हो, 20 के बाद पता लग जाएगा कि क्या बात करी है या नहीं करी है। लेकिन मुद्दा था आज कि तुर्की ने जो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया विद आर्टिलरी, विद टैंक्स, यानी कि प्लान खतरनाक है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं है इन दोनों कंट्रीज़ का। और बाहर से जब सपोर्ट मिलती है, हमने देखा है कि जब भी कभी कोई युद्ध होता है या कोई अटैक्स होते हैं, उसमें तीसरा आदमी कोई सपोर्ट कर रहा होता है, उसी की शय पर आकर ये सारे काम किए जाते हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक सपोर्ट मिल गई है तुर्की की तरफ से कि जाइए, जाकर भारत पर अटैक कीजिए, आप दोनों मिलकर भारत पर फतेह हासिल कर सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश के जो नेता हैं, पाकिस्तान के नेता हैं, उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया गजवे हिंद बहुत ही नज़दीक है। और भारत के अंदर जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उन्होंने भी फन उठाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं आगे आगे जाकर क्या होता है, बट दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। आईएसआई का चीफ तजाकिस्तान में है, वहां पर क्या कर रहा है ऑलरेडी हमने हल्का सा इंडिकेशन दे दिया। बाकी की जो रियल न्यूज़ होगी, जैसे ही कुछ डेवलपमेंट आएगी, वी विल कवर इट अगेन। बट दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स फॉर भारत, हमें हर कदम सोच समझ कर चलना पड़ेगा। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।